हेलो एवरीवन। एक आदमी ओपनली बोलता है कि खालिस्तान एक आइडियोलॉजी है। खालिस्तान इज आइडिया टू एंड दिस सफरिंग। ये टैबू नहीं है। अब आप ये सोचो कि एक आदमी जो पिछले साल ही इंडिया आता है, वो इंडिया में आने के बाद एक साल के अंदर अंदर इंडिया के कुछ लोगों के लिए लीडर बन जाता है और इंडिया के लिए बन जाता है एक खतरा। अब आप ये सोचो कि जब भी वो इंसान कहीं पे जा रहे होते हैं तो उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला चल रहा होता है और उन गाड़ियों में होते हैं सवार नौजवान ऐसे लड़के जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और प्रोटेक्शन करने के लिए उनके पास होते हैं गन्स और स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें। ये जो बंदूकें आप देख रहे हैं ये ऐसी गन्स हैं जिनका कि कोई लाइसेंस नहीं है और अमृतपाल को हमेशा ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये जो गन्स हैं ये बेसिकली उनके प्रोटेक्शन के लिए है। इन केस अगर इमरजेंसी में इन पे कोई हमला हो जाता है तब इनको सेल्फ प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाएगा। मात्र 29 साल के एक लड़के अमृतपाल सिंह जो दुबई से आते हैं और पंजाब के धर्म की राजनीति में अचानक से एक एटम बॉम्ब की तरह फटते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं जब उनको वारिस द पंजाब का हेड बनाया जाता है और अमृतपाल सिंह के वारिस द पंजाब का हेड बनने के बाद ही कैसे ये मूवमेंट फिर से इग्नाइट हो जाता है पंजाब के पॉलिटिक्स में। उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान लाना चाहूँगा एक वर्ड पे जिसको कहा जाता है सेपरेटिज्म मतलब अलगाववादी। अक्सर आपने इस शब्द का यूज़ बहुत सारे और भी लोगों के लिए सुना होगा, तो इसका एक बेसिक मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलग करना एक लार्ज ग्रुप से। इसको अलग करने के बहुत सारे बेस हो सकते हैं जिसमें से एक एथनिसिटी आता है, मतलब कि एक इंसान कहाँ पे पैदा हो रहा है उस जगह को लेकर के वो अलग होना चाहते हैं। या दूसरा इसमें कहा जा सकता है एक धर्म कि जिस रिलीजन के हैं वो उसको फॉलो करने के लिए उसको अब वो अलग डिमांड कर रहे हैं। शॉर्टकट में अगर समझा जाए दोस्तों तो सेपरेटिज्म का सिंपल मतलब है एक छोटा ग्रुप एक बड़े ग्रुप से अलग होना चाहता है और अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता है। इसको अलग अलग टर्म्स में अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है, जैसे इसको शिज़म भी कहा जाता है या रिग्रेशन भी कहा जाता है या फिर इसको बहुत से लोग सेसेशन भी कहते हैं। आप पहले ये देख लो कि हम इसमें कवर इन सारे टॉपिक्स को करेंगे। 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह जो कि अपने आप को प्रो खालिस्तानी लीडर बताते हैं सैकड़ों लोगों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पे धावा बोलते हैं और एक वायलेंट क्लैश होता है वहाँ पे अजनाला के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में। अजनाला पुलिस स्टेशन वो अमृतसर के पास में ही है और इस क्लैश में अमृतपाल सिंह का एक डिमांड होता है कि आप लोग लवप्रीत सिंह तूफान को रिलीज कर दो। पुलिस वाले ने कहा वा भी पर्चा कैंसिल करांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ एसएट ने कहता है और कल ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਸਵੇਰੇ। और वहाँ पे कहा जाता है कि लवप्रीत सिंह तूफान अगर कल तक रिलीज नहीं होते हैं तो इसका अंजाम आप लोग देख लीजिए। और अमृतसर का जो कोर्ट होता है वो एक ऑर्डर पास करता है कि अमृतसर के सेंट्रल जेल से लवप्रीत सिंह तूफान को बाहर निकाला जाए। इस पूरी क्लैश में हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि अमृतपाल सिंह जो अपने काफिले के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन में धावा बोलते हैं उस टाइम पे वो कैरी कर रहे होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, जिसको लेकर के बाद में पंजाब की पुलिस ये क्लेम करती है कि गुरु ग्रंथ साहिब के होने की वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने रिटेलिएट नहीं किया या वापस जवाब नहीं दिया। तो कौन है ये अमृतपाल सिंह जो हज़ारों की संख्या में एक पुलिस स्टेशन पे धावा बोल देते हैं और अगले ही दिन अपने एक एक्यूज्ड साथी को अमृतसर के सेंट्रल जेल से छुड़वा लेते हैं। माना जाता है कि अमृतपाल सिंह सिख मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरावाले के एक बहुत ही कट्टर सपोर्टर हैं और बहुत से पंजाब के लोग अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले 2 के नाम से जानते हैं। अमृतपाल सिंह पिछले साल दुबई से रिटर्न आते हैं और उनको हेड बनाया जाता है वारिस दे पंजाब जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया होता है दीप सिद्धू ने। दीप सिद्धू जो वारिस दे पंजाब के ग्रुप को बनाते हैं उनकी डेथ पिछले साल फरवरी 2022 में हो जाती है। इनको आप बहुत सी वीडियो में एक कॉमन स्टेटमेंट बोलते हुए पा सकते हैं, आवर एम फॉर खालिस्तान शुड नॉट बी सीन एज इविल और टैबू, जिसका मतलब है कि हम जो एम कर रहे हैं खालिस्तान का उसको आप एक बुराई के तौर पे मत देखो और ना ही इसको ऐसे देखो कि पता नहीं ये कहाँ से अचानक उठ करके इस चीज़ को ले आया। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक मेन मोटिव है पंजाब को खालिस्तान बनाया जाए। अब यहाँ पे पूरी चीज़ को समझने के लिए पहले हम खालिस्तान के बारे में समझें कि खालिस्तान क्या है। खालिस्तान बेसिकली आज के डेट का पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में है और पंजाब प्रोविंस जो इंडिया में है, इन दोनों पार्ट को मिला करके बनाए जाने का डिमांड है। ये जो खालिस्तान बनाने की डिमांड है ये आज की डिमांड नहीं है, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने इस डिमांड को उठाया है। और ये जो डिमांड उठाया जा रहा है ये सिर्फ इंडिया में नहीं उठाया जा रहा है, सिख कम्युनिटी के लोग जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे भी अक्सर इस डिमांड को उठता हुआ देखा गया है। सो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये डिमांड कब और क्यों उठाया गया। इसका सबसे बड़ा हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है 1947 का पार्टीशन, जो कि एक सेपरेटिस्ट
पार्टीशन भी कहा जा सकता है, जिसमें कि इंडिया से एक नेशन अलग होकर के पाकिस्तान बनता है। और पाकिस्तान बनने का मेन रीज़न होता है पाकिस्तान को बनाने वाले सेपरेटिस्ट लीडर्स। और उन लीडर में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना का। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पे लाखों लोगों की डेथ हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो पार्टीशन हुआ था, इस पार्टीशन का बेसिस था रिलीजन, मतलब धर्म। उस टाइम पे वेस्ट पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे जितने भी हिंदू और सिख्स रह रहे थे वो लोग इंडिया में, जो कि ईस्ट पंजाब है, वहाँ पे आ जाते हैं। और इंडिया के ईस्ट पंजाब में जितने भी मुस्लिम्स रह रहे थे वो यहाँ से पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब में चले जाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में लाहौर को सिखिज़म का कैपिटल माना जाता था। और इस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ देखने के लिए ये मिलता है कि जब ये पार्टीशन हुआ तो लाहौर पाकिस्तान को मिलने की वजह से इंडिया में जो सिख रह गए थे वो इंडिया के पॉपुलेशन के सिर्फ 2% थे। ऐसा नहीं था कि जब पार्टीशन हो रही थी तो ये बात नहीं उठाई गई। उस टाइम पे भी ये बात उठाई गई थी कि पंजाब को पाकिस्तान से और इंडिया से अलग करके एक कंट्री बनाया जाए जो स्पेशली सिखों के लिए हो। लेकिन पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब बनता है और इंडिया में भी एक पंजाब बनता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन होने के बाद इंडिया में इस मूवमेंट को काफ़ी तेज़ गति मिल जाती है। और जब ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ चल रही थी तो 4 जुलाई 1955 को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इसको रिजेक्ट कर देती है। इस अपील करने वालों में सबसे बड़ा नाम आता है शिरोमणि अकाली दल का, जो हमेशा से ही पंजाब को एक अलग स्टेट या एक अलग एथनिसिटी वाला कंट्री बनाने की डिमांड उठाते हुए आते हैं। 1955 के रिजेक्शन के बाद भी शिरोमणि अकाली दल वाले वहाँ पे नहीं रुकते हैं और कई सालों के प्रोटेस्ट को देखने के बाद 18 सितंबर 1966 को पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ से अलग होता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और इन सब में कॉमन एक जगह बनता है चंडीगढ़, जो कि कैपिटल होता है हरियाणा और पंजाब दोनों का। पंजाब को हरियाणा से और हिमाचल से अलग करने के बाद भी बात यहाँ पे रुकती नहीं है। यहाँ से शुरुआत होता है एक ऐसे इंसान का जिसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाल। वो पंजाबी सूबा मूवमेंट को लेकर के 1980s में काफ़ी एक्टिव रहे, जिसको माना जाता है कि सिखिज्म को फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। लेकिन 1980 के शुरुआती सालों में, मतलब 1981, 1982 में उनकी आवाज़ को लोग काफ़ी अटेंशन देने लग जाते हैं और उसको काफ़ी सीरियस भी लेने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह अभी अमृतपाल सिंह के लोगों को सीरियसली ले रहे हैं। जैसे अमृतपाल सिंह कॉन्सेंट्रेट करते हैं पंजाब के यूथ पे, मतलब जो पंजाब में नौजवान हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हैं अमृतपाल सिंह। जरनैल सिंह भिंडरावाला भी 1980 में यूथ को काफ़ी फोकस कर रहे थे। जरनैल सिंह भिंडरावाला को समाज में निचले स्तर के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनकी फॉलोइंग भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसका कारण ये बनता है कि वो जो फॉलोअर्स थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं। अकाली दल के सपोर्ट के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाला एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं जिसको नाम दिया जाता है धर्म युद्ध मोर्चा। यहाँ पे जरनैल सिंह भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं और वहाँ से लोगों को इशारा करते हैं कि आप पंजाब सूबा आंदोलन को ऊपर उठाओ। और इस धर्म युद्ध मोर्चा में काफ़ी सारे डिमांड्स भी होते हैं। ये डिमांड्स बेसिकली मिल रहे होते हैं उन डिमांड्स से जो अनंतपुर साहिब प्रस्ताव में होता है। बात सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ना शुरू हो जाता है और भिंडरावाले हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही कठोर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उस टाइम की जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी प्राइम मिनिस्टर होती है इंदिरा गांधी और वो इस पूरे मूवमेंट को अलगाववाद घोषित कर देती है। 1984 तक पंजाब में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। भिंडरावाले लोगों को कहने लग जाते हैं कि आप अपने हाथों में बंदूक उठा लो या शस्त्र उठा लो। 1983 में एक पुलिसमैन गोल्डन टेम्पल से प्रे करके निकल ही रहे होते हैं कि उनको गोली मार दिया जाता है। स्वर्गीय केपीएस गिल, जो उस टाइम के मतलब 1984 में पंजाब के डीजीपी थे, वो बाद में लिखते हैं कि पंजाब में हालात इतने बिगड़ गए थे कि आए दिन वहाँ पे किसी भी पुलिस का मर्डर हो जाता था। बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बैग्स में भर के फेंक दिया जाता था। यहाँ पे एक ऑपरेशन को चलाया जाता है उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं इंदिरा गांधी, और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मेन मकसद होता है गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट्स को बाहर निकालना और भिंडरावाले को न्यूट्रलाइज करना। स्टार्टिंग में ऑपरेशन ब्लू स्टार का मोटिव था कि सिर्फ मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जाए और भिंडरावाले को न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन भिंडरावाले और जो मिलिटेंट साथी थे उनके, वो गोल्डन टेम्पल में
बहुत सारे हथियार से लैस थे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन काफी भयावह रूप ले लेता है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद काफी दिल दहलाने वाली तस्वीरें वहां से हमें देखने के लिए मिलती है। सिखों के लिए जो सबसे पवित्र स्थल होता है, वहां पे इतने सारे लोगों का मर जाना और गोलियों और टैंक्स का यूज किया जाना इस पूरे ऑपरेशन में। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 83 आर्मी पर्सनल्स की डेथ हो गई थी और 249 आर्मी के जवान इंजर्ड हुए थे। वहीं मिलिटेंट्स और सिविलियंस की नंबर्स को जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ये माना जाता है कि 493 लोगों की और मिलिटेंट्स की डेथ हुई थी इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन दूसरे रिपोर्ट्स का माने तो ये कहा जाता है कि टोटल जो डेथ हुई थी इस पूरे ऑपरेशन में 3000 लोगों की हुई थी। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जिस दिन इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा था उस दिन शहीदी दिवस था, सिख के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के दिन। चूँकि वो दिन शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जा रहा था तो श्रद्धालुओं की भी कोई कमी नहीं थी उस दिन। बट यहाँ पे ये भी माना जाता है कि सिख के सबसे पवित्र जगह पे हमला करने का मतलब है सिख के भावनाओं पे हमला करना, और इसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उनके भावनाओं को काफ़ी आहत पहुँचा और उनके अंदर ही अंदर खालिस्तान को लेकर के डिमांड और भी तेज़ हो गई, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ 4 महीने के अंदर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मार दिया जाता है। और ये असैसिनेशन किया जाता है इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके द्वारा। और कोइंसिडेंस वाली बात यह है कि जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी सिख ही होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा कम्युनल वायलेंस देखने के लिए मिलता है और इस कम्युनल वायलेंस को सेकंड सबसे बड़ा कम्युनल वायलेंस माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन होने के बाद का। क्योंकि भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और इन सारे स्टेट्स को मिला करके एक यूनियन बनाया गया है। इसमें कई सारे एथनिसिटी के लोग हैं, कई सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं यहाँ। ऐसे में अमृतपाल सिंह खुल करके कहते हैं कि सिखों के लिए सेपरेट स्टेट बनाया जाए और ये भी क्लेम करते हैं कि अगर ये चीज़ कर दिया जाता है तो परमानेंटली एक सॉल्यूशन मिल जाएगा पंजाब को, क्योंकि पंजाब अभी मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही है। और उन प्रॉब्लम्स में सबसे ऊपर में आता है पानी का प्रॉब्लम, और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है पंजाब में यूथ के बीच ड्रग्स का कंजम्पशन करना। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमृतपाल सिंह मेंशन करते हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं सिख की जो संस्कृति है वो यहाँ से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसको कि हमें बचाना है। जहाँ तक मैं पंजाब को जानता हूँ, पंजाब को इंडिया का ब्रेड बास्केट भी माना जाता है। लेकिन जब मैंने पंजाब के बारे में पढ़ा तो मुझे ये पता चला पंजाब में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पंजाब के लोग झेल रहे हैं वो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और वहाँ के लोगों का माइग्रेट करना, जो पंजाब छोड़ करके दूसरे देशों में जा करके बस जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। पहले के कंपैरिजन में पंजाब में अभी फार्मिंग क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से कि पंजाब की सोशल और इकोनॉमिक जो स्टैंडिंग है वो इंडिया में कम होती जा रही है धीरे धीरे। और ऑब्वियस रीज़न है कि जब एक स्टेट इस तरह की कोई प्रॉब्लम झेल रही होती है तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे ईजी हो जाता है होप बेचना। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अमृतपाल सिंह एक होप बेच रहे हैं पंजाब के यूथ को और जो पंजाब के लोग हैं उन लोगों को। वहीं पे प्रोफेसर आशुतोष जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उनका कहना है कि इंडिया की जो अभी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उनके सपोर्टर्स हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो उसी तरह सिख लोगों का भी मानना है कि उनके कल्चर को और उनके सोशल कस्टम्स को भी रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी होना चाहिए जो सिखिज्म का डिमांड कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और सिखिज्म के इंटरेस्ट को बहुत ओपनली गवर्नमेंट के सामने भी रख सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक दूसरे प्रोफेसर परमिंदर सिंह का कहना है कि पंजाब के जो यूथ हैं वो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पंजाब में रूल किए हुए पिछली सरकारों से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पे बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग रिलीजन्स को वो फॉलो करते हैं और उनके कल्चर्स भी बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट्स को चाहिए कि किसी भी तरह के सोशल जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन पे अपनी पूरी कंट्रोल रखें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें, और मैंने एक वीडियो बनाया है लद्दाख के ऊपर में, तो प्लीज़ आप जा करके यहाँ पे चेकआउट करें। थैंक यू।